नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। 31वें एपिसोड में हम देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश कैसे अस्तित्व में आया। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। तो चलिए इस पर गहरी बात करते हैं। आज हम भारत के उस राज्य की कहानी में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि अपने आप में एक देश जैसा है। मेरा मतलब उत्तर प्रदेश से है। अगर यूपी एक अलग देश होता तो ये दुनिया में आबादी के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा देश होता। ये सोचना ही अपने आप में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और इसकी 80 लोकसभा सीटें ये पक्का करती हैं कि दिल्ली की राजनीति में इसकी आवाज हमेशा गूंजती रहे। सही बात है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ बड़े आंकड़ों की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे ब्रिटिश शासन सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों की पहेली और एक नए आजाद देश की चुनौतियों ने मिलकर उस नक्शे को बनाया जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो चलिए इसी नक्शे को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं आजादी से काफी पहले से, करीब 1857 के दौर से। उस वक्त का यूपी कैसा दिखता था? देखिए, उस वक्त आज के उत्तर प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में था। उसे कहते थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। अच्छा। ये ब्रिटिश भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। फिर 1856 में अवध पर कब्जा हुआ। हाँ। और उसे भी इसी में मिला दिया गया, तो इसका आकार मतलब और भी बड़ा हो गया। और फिर इसका नाम भी बदला गया, है ना? 1902 में इसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहा जाने लगा। ये नाम बदलना सिर्फ एक प्रशासनिक खानापूर्ति थी या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? ये एक दिलचस्प सवाल है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था। एक तरह से ये इस क्षेत्र की दोहरी पहचान को स्वीकार करना था। दोहरी पहचान कैसे? देखिए, आगरा मुगल सत्ता के पुराने केंद्र का प्रतीक था जिस पर अंग्रेजों ने पहले कब्जा किया था, और अवध नवाबी संस्कृति और एक बहुत अमीर इलाके का। तो यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत नाम इन दो अलग अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को एक साथ लाने की कोशिश को दिखाता है। यहाँ एक बात मुझे हमेशा चौंकाती है। जब हम भारत के पुराने नक्शे देखते हैं तो वो सैकड़ों रियासतों से भरे दिखते हैं, लेकिन इतने बड़े और महत्वपूर्ण प्रांत में, जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, रियासतें बहुत कम थीं। ऐसा क्यों? आपने एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पकड़ा है। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा गंगा के उपजाऊ मैदान में है, जो हमेशा से सत्ता के केंद्रों के लिए बहुत अहम रहा है। इसलिए यहाँ अंग्रेजों ने सीधा नियंत्रण रखना ज्यादा जरूरी समझा। लेकिन फिर भी 3 मुख्य रियासतें थीं जिनकी अपनी अपनी अलग कहानी है। कौन कौन सी? रामपुर, गढ़वाल, जिसे आज हम टिहरी गढ़वाल के नाम से जानते हैं, और बनारस। रामपुर और टिहरी गढ़वाल की स्थिति तो सीधी लगती है, पर बनारस का मामला हमेशा से थोड़ा पेचीदा रहा है ना? हाँ, बनारस का मामला वाकई बहुत खास था। वहां नारायण राजवंश के शासक तो थे, लेकिन वो सीधे अंग्रेजों के अधीन थे। उन्हें पूरी स्वायत्ता नहीं थी। तो एक तरह की बीच की स्थिति थी। बिल्कुल। ये सब बदला 1911 में, जब अंग्रेजों ने बनारस की कुछ हिस्सों को मिलाकर इसे 13 तोपों की सलामी वाली एक पूरी रियासत का दर्जा दे दिया। अच्छा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शहर का एक बड़ा हिस्सा तब भी सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में ही रहा। तो मतलब एक ही शहर में 2 तरह का शासन था। और इन 3 बड़ी रियासतों के अलावा भी कुछ बहुत छोटी रियासतें थीं जिनका जिक्र अक्सर नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। बुंदेलखंड के इलाके में कुछ बहुत छोटी रियासतें थीं, जैसे चरखारी, सरिला, बावनी। ये इतनी छोटी थीं कि इन्हें सीधे तौर पे यूनाइटेड प्रोविंस में नहीं रखा गया था। तो इन्हें कौन देखता था? इन्हें सेंट्रल इंडियन एजेंसी नाम की एक अलग प्रशासनिक इकाई देखती थी।
आजादी के बाद जब नक्शे फिर से बने तो प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और जालौन जिलों का हिस्सा बना दिया गया। तो रियासतों की कहानी तो दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है असली प्रशासनिक चुनौती तो उन इलाकों में होगी जो सीधे अंग्रेजों के कब्जे में थे। क्या जमीनी स्तर पे, मतलब जिलों के लेवल पे भी सीमाएं बदल रही थी? हाँ, बिल्कुल। प्रशासन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है या किसी इलाके का महत्व बढ़ता है, सीमाएं बदलती है। कोई उदाहरण? जैसे बलिया को गाजीपुर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया ताकि प्रशासन बेहतर हो सके। इसी तरह पीलीभीत को बरेली से अलग किया गया। ये छोटे छोटे बदलाव दिखाते हैं कि नक्शे पर खींची गई लकीरें पत्थर की नहीं होती, वो जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। और फिर आया 1947 का साल। आजादी के बाद सब कुछ बदल गया। ऐसे में सबसे पहला सवाल पहचान का उठा होगा। यूनाइटेड प्रोविंसेस नाम में तो एक गुलामी की बू आती थी। यकीनन, ये नाम अंग्रेजों का दिया हुआ था और लोगों को इससे कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। एक नए आजाद देश के प्रांत का नाम अपनी मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस नाम को बदलने का विरोध भी हुआ। विरोध? कोई एक औपनिवेशिक नाम क्यों रखना चाहेगा? ये आज हमें सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय कुछ नेताओं का तर्क था कि इतने सालों में यूनाइटेड प्रोविंसेस नाम वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक बन गया है। अच्छा। उन्हें डर था कि नाम बदलने से इस साझा विरासत को चोट पहुंचेगी। ये दिखाता है कि पहचान के मुद्दे कितने जटिल होते हैं। और ये बहस सीधे संविधान सभा में पहुंची, जहां इस पर जोरदार चर्चा हुई। तब के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने एक बहुत ही भव्य नाम सुझाया था, आर्यावर्त। हाँ, आर्यावर्त एक बहुत ही ऐतिहासिक और शक्तिशाली नाम है। पंत जी शायद इस नाम के जरिए प्रांत को एक गौरवशाली पहचान देना चाहते थे, लेकिन इस प्रस्ताव पर हंगामा खड़ा हो गया। किस बात पर? क्या बाकी लोगों को ये नाम पसंद नहीं आया? विरोध इस बात पर था कि ये नाम ये प्रांत को बाकी भारत से ज्यादा श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश जैसा लग रहा था। अच्छा। संविधान सभा के एक सदस्य थे रुस्तम के सिद्धवा, उन्होंने बहुत कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके यूपी खुद को भारत का सर्वोच्च प्रांत साबित करने की कोशिश कर रहा है, जो देश की एकता की भावना के खिलाफ है। तो फिर उत्तर प्रदेश नाम पर सहमति कैसे बनी? काफी बहस हुई, कई दूसरे नामों पर भी विचार हुआ। आखिर में उत्तर प्रदेश नाम पर सहमति बनी। ये एक सीधा, सरल और भौगोलिक रूप से सटीक नाम था, मतलब उत्तरी प्रांत। और इसका एक बहुत बड़ा व्यवहारिक फायदा भी था, है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम था। राज्य के नाम के शुरुआती अक्षर वही रहे, यूपी। ओहो, यूपी का यूपी ही रहा। हाँ, इसका मतलब था कि लाखों सरकारी दस्तावेजों, स्टैम्प, साइन बोर्ड और बाकी चीजों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक नया देश जो अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत थी। नाम तो तय हो गया, लेकिन एक और बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी थी। राज्य का विशाल आकार। उस समय तो इसमें आज का उत्तराखंड भी शामिल था। क्या इतने बड़े और विविध राज्य को एक जगह से चलाना मुमकिन था? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और शायद आज भी है। मैदानी इलाकों की संस्कृति, भाषा, अर्थव्यवस्था वो पहाड़ी इलाकों से बिल्कुल अलग थी। लखनऊ में बैठे एक प्रशासक के लिए ये समझना बहुत मुश्किल था कि टिहरी या अल्मोड़ा के किसी गांव की जरूरतें क्या हैं। और पहाड़ी लोगों में ये भावना हमेशा से थी कि उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। बिल्कुल, और विकास का फायदा उन तक नहीं पहुंचता। यहाँ तक कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी यूपी के आकार पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने तो इसे बांटने की वकालत भी की थी। हाँ, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। भाषाई राज्यों पर अपने विचारों में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि बेहतर प्रशासन और राजनीतिक जवाबदेही के लिए यूपी जैसे विशाल राज्य को 3 छोटे, ज्यादा प्रबंधनीय हिस्सों में बांट देना चाहिए। तो क्या अम्बेडकर की चिंता सिर्फ प्रशासनिक थी या इसके पीछे कोई सामाजिक या राजनीतिक सोच भी थी? ये एक बहुत अहम सवाल है। अम्बेडकर के लिए ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं था। उनका मानना था कि इतने बड़े राज्य में सत्ता कुछ ही प्रभावशाली समुदायों के हाथ में सिमट कर रह जाती है। छोटे राज्य बनाने से सत्ता का विकेंद्रीकरण होता और दलितों और पिछड़ी जातियों जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों को बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल पाता, उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती। तो फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? अम्बेडकर जैसे बड़े विचारक की सलाह को नजरअंदाज क्यों कर दिया गया? इसका मुख्य कारण उस समय की राजनीति और जीबी पंत जैसे कद्दावर नेताओं का प्रभाव था। पंत
और उनके जैसे कई नेता हिंदी हार्टलैंड की राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहते थे। अच्छा, उन्हें लगता था कि अगर यूपी बट गया तो राष्ट्रीय राजनीति में इस पूरे क्षेत्र का दबदबा कम हो जाएगा। बिल्कुल, उनके मजबूत रुख के आगे बंटवारे की बात दब गई। लेकिन जमीनी स्तर पर पहाड़ी इलाकों में अलग पहचान और अपने राज्य की मांग तो खत्म नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं, वो चिंगारी सुलगती रही। 1970 के दशक में उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी जैसे संगठनों ने इस मांग को एक संगठित आंदोलन में बदल दिया। और यह आंदोलन दशकों तक चला। हाँ, दशकों तक। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मांग को अपना समर्थन दिया तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर ताकत मिली और आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को मिलाकर उत्तरांचल राज्य बना, जिसका नाम बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। सही कहा। तो एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया, लेकिन बचे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर की प्रशासनिक उठापटक खत्म नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगता है कि यहाँ तो जिलों के नाम बदलना और नए जिले बनाना एक स्थायी प्रक्रिया बन गई है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्रक्रिया आज भी जारी है। आंकड़े देखिए, 1951 में यूपी में 51 जिले थे। उत्तराखंड बनने के बाद 13 जिले चले गए, लेकिन आज भी यूपी में 75 जिले हैं। यानी राज्य के भीतर ही बड़े पैमाने पर नए जिले बनाए गए हैं। बिल्कुल। और ये नाम बदलने का चलन भी काफी पुराना है। बनारस से वाराणसी और हाल के सालों में इलाहाबाद से प्रयागराज और फैजाबाद से अयोध्या, इन बदलावों के पीछे क्या सोच होती है? ये बदलाव अक्सर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को फिर से स्थापित करने की कोशिश होते हैं। जैसे वाराणसी और प्रयागराज, ये इन शहरों के प्राचीन नाम हैं। इन नामों को वापस लाकर सरकारें उस शहर की सांस्कृतिक विरासत पर जोर देना चाहती हैं। बेशक इसके पीछे राजनीतिक मकसद भी होते हैं। और नए जिलों का निर्माण तो बहुत तेजी से हुआ है, खासकर 1990 और 2000 के दशक में। हाँ, 1991 से 2001 के बीच 16 नए जिले बनाए गए। गाजियाबाद को बुलंदशहर से, सिद्धार्थनगर को बस्ती से अलग किया गया। हाल ही में अमेठी को रायबरेली और सुल्तानपुर के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया। आपने शुरू में कहा था कि ये बंटवारे सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं होते, ये अक्सर राजनीतिक और जातीय मांगों को भी दर्शाते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। 1990 का दशक भारत में मंडल कमीशन की राजनीति और पहचान आधारित पार्टियों के उदय का दौर था। उस समय एक नया जिला बनाना किसी विशेष जाति या समुदाय को साधने का एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन गया था। अच्छा, ये कैसे काम करता था? मान लीजिए किसी बड़े जिले के एक हिस्से में कोई एक समुदाय बहुसंख्या में है। उस समुदाय के नेता ये मांग उठा सकते हैं कि उनके इलाके को एक अलग जिला बना दिया जाए। इससे उन्हें बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है, स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण बढ़ता है और पार्टी को एक मजबूत वोट बैंक मिलता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक जिले की सीमा खींचना सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचना नहीं, बल्कि जमीन पर सत्ता के समीकरण को बदलना है। बिल्कुल, ये प्रशासन और पहचान की राजनीति का सीधा संगम है। और इसी सिलसिले में एक बहुत ही मजेदार तथ्य हमारे सूत्र बताते हैं। 2024 में प्रयागराज में एक अस्थायी 76वां जिला भी बनाया गया था। हाँ, महाकुंभ नाम का जिला। ये एक बेहतरीन उदाहरण है जो दिखाता है कि प्रशासन कितना लचीला हो सकता है। महाकुंभ के दौरान कुछ हफ्तों के लिए करोड़ों लोग एक छोटी सी जगह पर इकट्ठा होते हैं। उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए एक सामान्य जिला प्रशासन काफी नहीं होता। इसलिए एक अस्थायी जिला ही बना दिया गया, जिसका एक ही काम था, कुंभ का सफल आयोजन। तो कुल मिलाकर देखें तो 6 दशकों में 8 नाम परिवर्तन, 32 विभाजन और 31 नए जिलों का निर्माण। ये तो ऐसा है जैसे उत्तर प्रदेश का नक्शा रेत पर बना हो, जिसे हवाएं लगातार बदलती रहती हैं। बहुत अच्छी उपमा है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से लेकर आज के 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश तक का ये सफर सिर्फ सीमाओं के बदलने की कहानी नहीं है। ये भारत के सबसे बड़े और शायद सबसे जटिल राज्य में बेहतर शासन, सांस्कृतिक पहचान और हर नागरिक तक पहुंचने की एक कभी ना खत्म होने वाली खोज की कहानी है। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से यूनाइटेड प्रोविंस और फिर आज के विशाल उत्तर प्रदेश तक का ये सफर, जिसमें से उत्तराखंड का भी जन्म हुआ, वास्तव में इस क्षेत्र की जटिल राजनीति और समाज का आईना है। बिल्कुल, ये कहानी हमें बताती है कि एक राज्य सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं होता। वो लोगों की आकांक्षाओं,
उनकी पहचान और उनकी राजनीतिक जरूरतों का एक जीता जागता स्वरूप होता है, और उत्तर प्रदेश के मामले में ये स्वरूप हमेशा बदलता रहा है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश का विशाल आकार हमेशा से एक चुनौती रहा है। हमने डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों को भी सुना, जो बेहतर प्रशासन और प्रतिनिधित्व के लिए इसके बंटवारे की वकालत कर रहे थे। आज जब राज्य में लगातार नए जिले बन रहे हैं और प्रशासनिक बदलाव हो रहे हैं, तो ये सोचना लाजमी है, क्या बेहतर शासन के लिए उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में बांटने का विचार आज भी उतनी ही प्रासंगिकता रखता है जितनी आजादी के समय रखता था? इस पर सोचिएगा जरूर।